राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा के पर्पज़ से सीआरपीसी के कुछ एक ट्रिक के माध्यम से कुछ धाराओं को याद करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो कौन से प्रोविज़न है? विशेष प्रोविज़न। सीआरपीसी में दिए गए कुछ विशेष प्रोविजंस पे चर्चा करेंगे, जिसमें से प्रबल संभावना है कि एक प्रश्न इसमें से जरूर पूछा जाएगा। आइए उस विशेष के बारे में हम लोग प्रावधान कर देखते हैं क्या है सीआरपीसी। विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, विशेष स्पेशल से जुड़े हुए प्रोविजन पे चर्चा करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा कई भागों में बांट देता हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ठीक है, वीडियो को 2x पे लगा के आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं अपने समय को बचाने के लिए। और किसी भी प्रकार से अगर कोई संपर्क करना है किसी बच्चे को तो इस नंबर पे संपर्क करके वो सुविधानुसार क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकता है। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी कोई बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 तारीख से 10 बजे मैराथन क्लास की शुरुआत होनी है, जिसमें 10,000 प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके निश्चित तौर से आपकी उम्मीदें जो है सेलेक्ट होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके। 2 तारीख से दिन में 10 बजे से क्लास शुरू होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसा भी आप अपनी सुविधा की दृष्टि से समझें वैसा कर सकते हैं। सबसे पहले धारा 13, धारा 18, धारा 21, धारा 24(8), धारा 206, धारा 200 नहीं 380, 439, ये जितनी धाराएं मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं सब आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वो धाराएं हैं जिसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, सब स्पेशल प्रोविज़न स्टेप बाय स्टेप करके मैं एक एक धारा को बताऊंगा। टोटल 3, 3, 6, 7 धाराओं का जिक्र मैंने किया है। ये आपकी उम्मीद है इसमें से कोई एक ना एक धारा जरूर पूछी जा सकती है, चाहे इधर से या इधर से। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए आप लोग। लेकिन मैं फिर बता दूँ आप लोगों को कि जो हमारे यहाँ यूपी पीसीएसजे क्रैश कोर्स के लिए मैराथन क्लास होने वाली है 10,000 प्रश्नों को लगभग, उसके लिए 2 तारीख से क्लास प्रारंभ होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होगा, 3-4 घंटे का कम से कम क्लास होगा। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा होगी। मैं पहले भी इस पर वीडियो डाल चुका हूँ, जिसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपया रखी गई है। जिस किसी बच्चे को संपर्क करना है इस नंबर पर संपर्क करके वो जल्द से जल्द फीस पे करके क्लास ज्वाइन कर सकता है। 2 तारीख से जो है क्लास प्रारंभ होगी सुबह 10 बजे से। यहाँ सब स्पेशल प्रोविज़न क्या है? 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है। क्या है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे भी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहाँ पे विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है। लोक अभियोजक 206 विशेष समन के नाम से जाना जाता है। विशेष समन 380 अपील के बारे में विशेष प्रावधान, अपील के बारे में विशेष प्रावधान है। और 439 अपील के बारे में विशेष प्रावधान, वो जमानत के बारे में, जमानत के बारे में विशेष शक्तियाँ। ये सब स्टेप बाय स्टेप महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। मैं एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें जितनी भी धाराएं हैं ये सब विशेष से जुड़े हुए प्रोविज़न हैं।
तो अगर कभी भी पूछा गया तो आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि सब विशेष से जुड़े हुए हैं। 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। धारा 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 21 है। 13, 18, 21, 24, 8, 206, 380, 439 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पे हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पे हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यानी 13 और 18 दोनों में ही विशेष का न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, 13 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, 18 में महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। दोनों में जो नियुक्ति की जाती है ये विशेष मामले को निस्तारित करने के लिए किया जाता है। ये नियुक्ति 1 साल के लिए एक बार में हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जरूरत पड़ने पे उस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो राज्य के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि या तो विधिक अनुभव हुआ, विधिक अहर्ताएं उसके पास हो, उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। किसी लेखपाल और कानूनगो को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास इस तरह की विधिक अहर्ताएं नहीं है या ना अनुभव ही होगा। तो विधिक अहर्ता या विधिक अनुभव को होल्ड करने वाला व्यक्ति ही विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पे उच्च न्यायालय द्वारा बनाया जा सकता है। यानी ये नियुक्ति की जा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए होता है। उस समय को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, जब बढ़ाया जाएगा तो एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे यह है कि जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी जाती हैं। जरूरत पड़ने पे इसको महानगर क्षेत्र के भी अधिकारता दी जा सकती है किसी मामले का निस्तारण करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा। और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जो है इसकी जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की वो महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं। 1 साल के लिए एक बार में ये भी नियुक्त किया जाता है। इसको भी अवधि 1 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जितना बढ़ाया जाएगा वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा एक बार में। उसके बाद 1-1 साल करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी जाती हैं। तो जिले में किसी विशेष वर्ग या किसी विशिष्ट मामले के निस्तारण के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर की जाती है। यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में तो 1-1 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये तीनों धारा नंबर पूछा जाता है और टाइम पीरियड पूछा जाता है कितने समय के लिए होता है। उसी तरह से 24(8) में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की बात है। धारा 24(4) में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति लोक अभियोजक की नियुक्ति डीएम के द्वारा तैयार किए गए पैनल से की जाती है। जो पैनल सत्र न्यायाधीश के परामर्श से तैयार किया जाता है। ठीक है, या राज्यों में अगर कोई काडर है तो उस काडर से नियुक्ति की जाती है लोक अभियोजकों की। 24(6) के अकॉर्डिंग, जिसके लिए एक्सपीरियंस 7 साल का होना जरूरी है, जो 24(7) में बताया गया है। लेकिन विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति 24(8) में बताया गया है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों अपने अपने मामलों के निस्तारण करने के लिए समयानुसार कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस 10 साल का होना मैंडेटरी है। सेम वैसे जैसे अभियोजन निदेशालय में अभियोजन निदेशक एवं अभियोजन उपनिदेशक बनने के लिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है, वैसे ही विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए भी 10 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। जबकि लोक अभियोजक बनने के लिए केवल 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। सहायक लोक अभियोजक बनने के लिए केवल LLB की डिग्री ही पर्याप्त है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो विशेष लोक अभियोजक 24(8) में है। लोक अभियोजक की डिफिनीशन भी धारा 2 में दिया गया है। और 2 के अनुसार लोक अभियोजक वो है जो धारा 224 में नियुक्त किया जाता है या उसके निर्देशन में जो काम करते हैं। निर्देशन में काम करने वाले लोक अभियोजक का उल्लेख धारा 302, धारा 301 की उपधारा 1 में बताया गया है। देखेंगे, अब विशेष लोक अभियोजक हो चाहे लोक अभियोजक हो, इनका जो मेन कार्य होता है, ये क्या करते हैं, ये किसी अपील का सुनवाई करने के लिए, अभियोजन का सुनवाई करने के लिए या अन्य किसी कार्रवाई का संचालन करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद 206 में विशेष समन की बात की गई है। ये भी महत्वपूर्ण है। विशेष समन को जो है इसको आपका ये छोटा अपराध भी इसको कहा गया है। विशेष समन को छोटा अपराध भी कहा गया है। छोटा मामला धारा 376 में बताया गया है CRPC में।
जबकि आईपीसी की धारा 376 बड़ा अपराध है, ठीक है, यदि नाम तो नहीं लेकिन 376 अपने आप में हीनियस ऑफेंस है। तो विशेष समन धारा 206 में जारी किया जाता है। धारा 206 का उल्लेख धारा 253 में भी किया गया है। समन ट्रायल में धारा 206 की अगर कार्रवाई हुई है तो अभिभावक पे जो है उसे दोषित किया जा सकता है अनुपस्थिति में भी। तो विशेष समन 206 में जारी किया जाता है। इसी को पीटी ऑफेंसेज के नाम से जाना जाता है, छोटे अपराध के नाम से जाना जाता है। विशेष अपराध उसे कहते हैं जिसमें जुर्माने की रकम 1000 रुपये से ज़्यादा ना हो, यानी मैक्सिमम जुर्माने की रकम 1000 रुपये तक हो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विशेष समन किस अपराध में जारी किया जाता है। ऐसे अपराध में जिसमें जुर्माने की रकम 1000 रुपये से ज़्यादा ना हो। यहाँ विशेष समन जारी किया जाता है। अतिरिक्त समन सीपीसी में जारी किया जाता है। आदेश 5 नियम 9 का में जारी किया जाता है, जिसको दस्ती समन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विशेष समन, हाँ, 1000 रुपये से ज़्यादा ना हो, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के तहत अगर 1000 रुपये से कम भी जुर्माना है तो भी वो विशेष समन के नाम से नहीं जाना जाएगा। विशेष समन उसमें नहीं जारी किया जा सकता है। छोटे अपराध के नाम से वो नहीं जाना जाएगा। या कोई ऐसा अपराध जिसमें अनुपस्थिति में भी अभिभावक पर दोष सिद्धि किए जाने का प्रावधान हो, उसको छोटा अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन उसी में प्रोवाइजो में लिखा हुआ धारा 206 के कि राज्य सरकार चाहे तो जो है मजिस्ट्रेट को ये पावर दे सकती है कि ऐसे अपराध जो धारा 320 में आते हैं, यानी समनीय अपराध, उनमें जो है 206 की कार्रवाई की जा सकती है। या कोई ऐसा अपराध जिसके लिए सजा 3 वर्ष तक का कारावास अधिकतम हो या उससे कम हो, या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध में भी अगर केवल जुर्माना देने से न्याय हो सकता है तो ऐसे अपराधों में भी विशेष समन जारी किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। धारा 380 अपील के बारे में विशेष प्रावधान की बात की गई है। ये 380 धारा 375, 376 का अपवाद है। क्यों 375 में कहा गया है ऐसे मामले जिसमें अभिभावक पर दोष सिद्धि की गई है अपील नहीं होगी, लेकिन अगर उच्च न्यायालय ने किया है तो किसी प्रश्न पर अपील नहीं होगी। अगर लोअर कोर्ट ने किया है तो दंड के परिणाम या उसकी वैधता पर अपील हो सकेगी। जबकि 376 में छोटे अपराधों, छोटे मामले की एक लिस्ट दी गई है जिसमें अपील ना होने का प्रावधान किया गया है कि अगर किसी मामले में इतनी सज़ा दी गई है जो 376 में बताया गया, जैसे उच्च न्यायालय ने सज़ा दिया है तो 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने का कारावास दिया है तो उसको छोटा अपराध माना जाता है, छोटा मामला माना जाता है, उसमें कोई अपील नहीं होती है। इसी तरह से जो सेशन कोर्ट के लिए लिखा हुआ है कि 500 रुपये जुर्माना, वो 500 रुपये का जुर्माना, वहाँ पर 3 महीने का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना, ठीक है। देख लीजिएगा 376, अगर उससे लिस्ट को देख लीजिएगा। सेशन कोर्ट का अलग है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का अलग है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का अलग है, समरी ट्रायल का अलग प्रक्रिया लिखा हुआ है। तो वहाँ पे भी एक पूरी लिस्ट दी गई है 380 में, वो 376 में। तो कहा गया 375 और 376 जो कहती है कि कुछ दशाओं में अपील नहीं होंगे, ये अपवाद है। अपवाद क्या है 380 जो अपील के बारे में विशेष प्रावधान, अपवाद ये है कि जैसे 4 लोग हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब आरोपी हैं, ठीक। अगर अभिभावक पर दोष सिद्धि हुई तो अपील नहीं होगी 375, छोटा मामला है तो अपील नहीं होगी 376। लेकिन नहीं, जैसे एक ही साथ 3 लोगों का ट्रायल किया गया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने दोष को कन्फेस कर लिया और कन्फेशन के आधार पर इनको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो इनके कन्विक्शन होने पे 375 के अनुसार अपील नहीं होगी। लेकिन उसी ज्वाइंट ट्रायल में ही अगर इन दोनों को कन्विक्ट किया गया है साक्ष्य के आधार पे, कन्फेशन के आधार पे नहीं, तो इन दोनों को तो अपील करने का राइट है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी अपील करने का राइट मिल जाएगा। यानी जब संयुक्त ट्रायल एक से अधिक व्यक्तियों का किया जा रहा हो और कुछ एक व्यक्तियों को धारा 375 या 76 के अनुसार अपील करने से बाढ़ कर दिया गया हो, लेकिन शेष को उसमें अपील करने का राइट हो, तो ऐसी स्थिति में सभी को अपील करने का अधिकार मिल जाता है। यही है धारा 380। ये शेष वैसे ही है जैसे जो संज्ञेय मामला किसे कहते हैं, संज्ञेय मामला किसे कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया धारा 155(4) में किया गया है कि संज्ञेय मामला उसे कहते हैं जिसमें कुछ अपराध संज्ञेय हो और कुछ असंज्ञेय हो, तो पूरे मामले को हम संज्ञेय मामला कहते हैं। संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जिसमें केवल एक या अधिक अपराध हो लेकिन सबके सब कॉग्निजेबल हो, उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगर कुछ अपराध ऐसे हैं जिसका आरोप लगाया गया है संज्ञेय है, कुछ असंज्ञेय है, तो उनको संज्ञेय मामला कहते हैं। संज्ञेय मामला में FIR कभी नहीं लॉन्च होता है, ये नोट कर लीजिएगा। FIR हमेशा संज्ञेय अपराध में दर्ज होता है। 439 ये भी जमानत के बारे में विशेष शक्तियां हैं। क्या विशेष शक्तियां हैं?
439 की उपधारा 1 में किसी भी मामले में जिसमें जमानत किसी व्यक्ति को ना दी गई हो, वो अभिरक्षा में हो, ठीक है, उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यदि ऐसी जमानत धारा 437 की उपधारा 3 के अनुसार दी जा रही है तो उसे जो है धारा 437(3) जिसको कंडीशनल बेल कहते हैं, वो शर्तें भी इम्पोज की जा सकती हैं। जबकि 439(2) में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को जमानत पे छोड़ा जा चुका है, अगर वो जमानत की शर्तों को भंग कर रहा हो तो उसकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण धारा है 439 में जो पावर मिली हुई है ये उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को पावर मिली हुई है। हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट को ये पावर 439 में मिली हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। 436 जमानती अपराध में जमानत की बात की गई है, 437 अजमानती अपराध में जमानत की बात की गई है, 438 अग्रिम जमानत की बात की गई है, 439 अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ यानी अपील के बारे में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, विशेष पावर दिया गया है ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। तो इस तरह से जितने विशेष प्रावधान थे इन सबको मैंने एक साथ में आपको समझा दिया। साथ ही साथ मैं फिर से बता दूं कि 2 तारीख से दिन में 10 बजे से जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्तर पे 10,000 प्रश्नों को सॉल्व कराने का महा मैराथन क्लास की शुरुआत हो रही है। जिस किस बच्चे को जो ज्वाइन करना हो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को, इस नंबर पे संपर्क करके मात्र 2500 रुपया फीस रखी गई है, आप जो है उसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह से जो मैं वीडियो बनाया हूँ बहुत जल्द ही और सारे टॉपिक पे भी वीडियो मैं जल्द ही बना के अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया तो सार्थक हो जाएगा ये वीडियो देखना। इसी की मैं कोशिश करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो और भी प्रोविज़न हो वो भी आपको साथ में बता दूँ, क्योंकि समय का अभाव होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाता है।